ममता बनर्जी और उनसे पहले की सरकारों की वजह से बंगाल आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बन चुका है। जबकि एक वक्त था जब सिंगापुर के फाउंडर ममता बनर्जी में तानाशाही प्रवृत्ति जो आज दिखती है, इसकी पहली झलक ममता बनर्जी के सत्ता में आने के महज 1 साल के अंदर ही मिल गई थी। जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने व्हाट्सएप पर ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर किया था। बस एक कार्टून शेयर करने के पीछे ममता बनर्जी ने न सिर्फ इस 60 साल के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर को गिरफ्तार करवाया, बल्कि लाइव टीवी पर उन्हें माओवादी भी कह दिया। जब विश्वविद्यालय के छात्रों ने सवाल उठाए कि ये क्या है, आप हमारे साथ थीं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती थीं, सीपीआईएम के गुंडों को हटाने वाली थीं, क्या हुआ? तो ममता बनर्जी ने उन्हें भी सीपीआईएम का एजेंट बता दिया। और इस कार्टून को लेकर वो इतनी संवेदनशील थीं कि पश्चिम बंगाल में जिस पत्रकार ने भी इस पर सवाल पूछा, अगले दिन जेल। और ये वही ममता थीं जिन्होंने 34 साल के वामपंथी शासन को इसीलिए हटाया था क्योंकि वो सवाल नहीं सुनते थे। और जैसे ही खुद सत्ता मिली, कार्टून केस इस बात का सबूत है कि वो भी सवाल नहीं सह सकती थीं। तो बंगाल के लोगों ने कहा, ये क्या है? ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ बंगाल की 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों पर बसा ये राज्य व्यापार, हथकरघा और वस्त्र उद्योग में पूरी दुनिया में अपना नाम रखता था। उस वक्त एशिया में एक्सपोर्ट होने वाला मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में होती थी। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बंगाल में था। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। आईआईटी खड़गपुर, भारत का पहला आईआईटी 1951 में बंगाल में खुला। 1960 तक बंगाल एक डेवलप्ड स्टेट बना रहा। नेशनल जीडीपी में 10.5% कंट्रीब्यूशन, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ऊपर, इंडस्ट्रीज तेजी से चल रही थीं। उस वक्त बंगाल को आइडियल मॉडल कहा जाता था। 1967 का साल था। बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक भयानक फूड क्राइसिस ने सब कुछ हिला दिया। चावल, गेहूं सब महंगे हो गए। जनता सड़कों पर उतर आई। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रिफ्यूजी क्राइसिस अलग से जल रही थी। इसी आग में 1967 के चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस बंगाल हारी। यूनाइटेड फ्रंट नाम की कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन ये सिर्फ 9 महीने चली। कोलिशन में झगड़े हुए, गवर्नमेंट गिरी और बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। लेकिन इस दौर में जो हुआ वो रूह कांपा देने वाला था। 1968 में एक्टर अशोक कुमार दादा मुनि अपने जन्म स्थान पर परफॉर्म करने आए। वेन्यू 500 लोगों से भरा था। तभी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता वेन्यू में घुस गए, लोगों को मारा, महिलाओं का बलात्कार किया, लाशें सड़कों पर बिखरी रहीं। और ज्योति बसु का बयान आया, द राइज ऑफ द प्रोलेटेरिएट्स अगेंस्ट द बुर्जुआजी। इसी दौर में बिड़ला ग्रुप के मालिक आदित्य बिड़ला के साथ कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग के सामने बदसलूकी हुई। उनकी गाड़ी रोकी गई, कपड़े फाड़े गए और वो करीब 500 मीटर तक अंडरगारमेंट्स में पैदल चले। उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, बॉम्बे गए, सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस खींचे और कभी कोलकाता नहीं लौटे। अब सोचिए, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट वहां रहना चाहेगा? 1977 में सीपीआईएम पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई। ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने और यहीं से बंगाल की तबाही का असली अध्याय शुरू हुआ। सीपीआईएम की ट्रेड यूनियन सीआईटीयू ने पूरे बंगाल में एक ऐसी संस्कृति बना दी जहां हर छोटी छोटी बात पर स्ट्राइक हो जाती थी। फैक्ट्री ओनर्स को घेरा जाता था, फिजिकल वायलेंस होती थी। 1980 में बंगाल में हर साल एवरेज 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स होती थी। हिंदुस्तान मोटर्स धीरे धीरे बंद हुई। बाटा ने मैन्युफैक्चरिंग दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दी। बर्न स्टैंडर्ड जैसी मेजर इंजीनियरिंग कंपनीज एक एक करके बंद होती गईं और कम्युनिस्ट ने ये सब गर्व के साथ किया। उनका नारा था, कंप्यूटर खाबे ना, लोग खाबे। यानी कंप्यूटर आएगा तो जॉब्स जाएंगी, इसलिए बंगाल में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। 1980 में जब पूरा इंडिया आईटी रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा था, बंगाल में कम्युनिस्ट्स बैंक्स में कंप्यूटर्स लगाने से मना कर रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईटी हब बैंगलोर बनने से पहले ये ऑफर बंगाल को मिला था, लेकिन उस वक्त की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया।
एक पूरी जनरेशन का भविष्य सिर्फ आइडियोलॉजी के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया। कम्युनिस्ट्स ने बंगाल में एक कैडर सिस्टम बनाया। हर गांव, हर पंचायत, हर राशन शॉप सीपीआईएम के लोकल गन्स के कब्जे में। असहमति को वायलेंस से कुचल दिया जाता था। 1977 से 2011 के बीच 34 सालों में बंगाल में 28,000 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। ये आंकड़ा पंजाब टेररिज्म और कश्मीर मिलिटेंसी से भी। ममता बनर्जी का उत्थान और पतन 1990। अब सब बदल जाएगा। अब असली तब्दीली आएगी। अब वो राज्य जो कभी पूरे भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, वो फिर से खड़ा होगा। लेकिन जो हुआ वो किसी को उम्मीद नहीं थी। सीपीआईएम का जो कैडर था, जो लोग 34 साल से गांव-गांव में पार्टी का झंडा उठाते थे, कट मनी वसूलते थे, बूथ पर वायलेंस करते थे, वही लोग टीएमसी में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पावर किसके पास है और पावर के साथ रहना ही उनकी जिंदगी का तरीका था। और ममता को भी ये पता था कि सीपीआईएम के ट्रेंड कैडर को बीट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उन्हें ही अपने में मिला लो। इसलिए वही बूथ अध्यक्ष, वही जोन सेक्रेटरी, वही लोकल गून, बस अब लाल की जगह टीएमसी का झंडा थामे खड़े थे। और सिस्टम बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे सीपीआईएम के जमाने में चलता था। पीएम आवास योजना का पैसा आता था तो 20,000 रुपए पार्टी के लोकल कार्यकर्ता का हक था। एमएनआरईजीए में मजदूर दिन भर काम करे तो उसकी मजदूरी में से भी तय हिस्सा कटता था। कोई मर जाए तो अंतिम संस्कार के लिए जो 2,000 रुपए आते थे, उसमें से भी 200 रुपए उस बूथ अध्यक्ष के थे। और अगर कोई अपना घर बनाना चाहे तो उसे पार्टी के उस लड़के से ही बालू, सीमेंट और ईंटें खरीदनी पड़ती थीं, जो उस इलाके का सिंडिकेट चलाता था, क्योंकि कहीं और से खरीदने का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरेंट्स को यह बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है